नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता के जाना। तो आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है माय यूपीएससी लाइफ। तो इधर मैं अपनी यूपीएससी जर्नी, यूपीएससी लाइफ के बारे में नहीं बताने वाली हूँ। तो आज मैं चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ हिस्ट्री का, वो भी BHIC 133। बेटा तुम्हें पता ही होगा ये इग्नू, ठीक है, इग्नू की जो है किताब BHIC 133, उसका हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 आज हम पढ़ने वाले हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के छात्रों को देख के नज़र में वीडियो बनाई गई है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। देखो बेटा, वैसे तो मैं यूपीएससी की तैयारी करती भी हूँ, कराती भी हूँ, ठीक है। इसके अलावा अगर तुम्हें एसएससी, जीडी, जो भी तुम्हें अगर लगता है कि तुम्हें तैयारी करनी है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वैसे आज हम BHIC 133 पढ़ने वाले हैं। और देखो, जितने क्वेश्चन मैं कराऊंगी उतने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना। और मैं तुम्हें कह रही हूँ 100% इसी क्वेश्चन से ही, इसी पेपर से ही क्वेश्चन आएंगे। 100% इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ तुम्हारे पास अच्छे से मेरी वॉइस आ रही होगी, ठीक है। तो देखो, आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो है अरबी और फ़ारसी। देखो, ये मैंने इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे पहले से ही अंडरलाइन कर रखा है, ठीक है। और इतना ही पढ़ना है, जितना मैं पढ़ाऊँगी उतना ही पढ़ना है। अगर तुम मेरे कहने पे चलते हो तो तुम्हारे ज़रूर 100 में से 100 मार्क्स आएंगे, ठीक है, क्योंकि बस इसी कहने पे चलना, ठीक है। अरबी और फ़ारसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। देखो, ये यूपीएससी के लिए भी ज़रूरी होता है। वैसे अभी तो हम इग्नू को देख के ही वीडियो बना रहे हैं। देखो, अरबी इस्लामिक विश्व की भाषा थी, इसलिए इस काल में सबसे पहले उपलब्ध ऐतिहासिक लेखन अरबी में लिखे गए। यानी कि जो अरबी भाषा है, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो जो हमारी भाषा है अरबी, ठीक है, ये जो हमारी अरबी भाषा है ये एक इस्लाम धर्म की, यानी कि जो मुसलमान होते हैं, इस्लाम धर्म के जो लोग हैं, ठीक है, उन सब की भाषा है। अरबी भाषा इस्लाम की भाषा है। और एक ख़ास बात यह है कि अरबी भाषा में सबसे पहले जो इतिहास लेखन, पता है ना इतिहास लेखन क्या होता है, वो लिखे गए थे अरबी में, ठीक है। अरबी परंपरा ने लोकतांत्रिक आदर्श को सजाया। वे इतिहास, राष्ट्रीय राज्यों, जीवन की कथा के रूप में मानते हैं। इस प्रकार उनके असंख्य न केवल शासक, राजनीतिक घटनाएं, शिवलों की कहानी के इर्द गिर्द घूमते हैं, बल्कि वे आम आदमी के जीवन की बात करते हैं। यानी कि बेटा, अगर हम बात करें तो अरबी आता है तो तुम लिखोगे कि जो अरबी है वो सबसे पहले इस्लाम धर्म की भाषा रही है। सबसे पहले जितने भी इतिहास लिखे गए हैं वो अरबी में लिखे गए हैं, ठीक है। अरबी एक ऐसी भाषा थी जिसमें जब स्टार्टिंग में शुरुआत, मान लो ये किताब मैं अरबी की लिख रही हूँ, तो जब शुरुआत में लिखी गई थी तो इसमें सब कुछ लिखा गया था। अर्थव्यवस्था के बारे में कैसी है, समाज कैसा है, राजनीति कैसी है ना। इसके अलावा लोगों के बारे में, सेना के बारे में, हर एक चीज़ अरबी में शुरुआत में लिखी गई थी, ठीक है। देखो, ये लिखा है ना, राजनीतिक घटना के बारे में, शिवल के बारे में, यानी कि जितने भी आम आदमी से जुड़ी, आम आदमी के जीवन की बातें, अरबी इतिहास, परंपरा, राजनीति, देखो राजनीति के बारे में, सेना के बारे में, सामाजिक, आर्थिक, संस्कृत, धार्मिक जीवन का भी सम्मेलन करती है। और इस प्रकार इस दृष्टि से अधिक लोकतांत्रिक थी। अरबी इतिहास परंपरा में युग के इतिहास के रूप में सदब, देखो ये ज़रूरी लिखना है तुम्हें कि जो अरबी इतिहास होता है उसको हम एक युग का इतिहास मानते हैं कि एक युग था, ठीक है, के सदब किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा पवित्र कुरान को अपने, जो मैंने अंडरलाइन किया वही पढ़ना है, ठीक है। पवित्र कुरान को अपने मौलिक रूप में कलमबंद करने के लिए, यानी कि देखो ये हमारी पवित्र कुरान है, तो इसमें जो मौलिक रूप से जो अच्छी चीज़ें हैं उसको अच्छे से कलमबंद होता है। मौलिक जो चीज़ें हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, मौलिक रूप में जो कलमबंद करने के लिए इकट्ठा की गई परंपराओं की आलोचना से छानबीन की गई। यानी कि जो हमारी पवित्र कुरान शरीफ है उसको मौलिक रूप से उसको कलमबंद किया, पूरी कुरान शरीफ को इकट्ठा किया गया और उसमें जितनी भी परंपरा है उनकी अच्छे तरीके से छानबीन की गई,
ताकि हमें एक पवित्र सत्य तक पहुंचा जा सके। बेटा जितने भी धर्म है, जितने भी किताबें हैं धर्म की, उनमें से ज़रूरी नहीं है कि सारी अच्छी चीज़ें लिखी हो, है ना। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें लगता है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, बेशक कोई भी धर्म हो, ठीक है। तो इसी तरीके से जो कुरान शरीफ है उसको भी अच्छे तरीके से हमने लिया और उसको भी हमने अच्छे तरीके से कलमबंद किया, और उसके बाद जो भी उसकी परंपरा थी उसकी आलोचना तरीके से छानबीन करी, और फिर हम एक पवित्र सत्य तक पहुंच गए, ठीक है। तो ये तो सब कुछ किताब में ही लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैम ने बोला है ये, ठीक है। तो देखो पवित्र सत्य तक पहुंचा जा सके ताकि हम एक सत्य को पता लगा सके, सत्यपन की आवश्यकता और सत्य और एकमात्र सत्य, यानी कि हम सत्यों को पता लगा सके, इस नाथ की परंपरा। तो जब हम सत्य को जानते हैं ना, किसी देखो क्या है, इस सत्यपन की आवश्यकता और सत्य और एकमात्र सत्य को प्रस्तुत करने की गहराई इच्छा के लिए इस नाथ की परंपरा, यानी कि इसी से इस नाद की जो परंपरा है वो विकसित हुई है। तो जब हम सत्य के बारे में जानते हैं उसे हम इससे नाद की परंपरा विकसित हुई है। 11वीं शताब्दी में अरबी इतिहास लेखन में एक और आयाम जोड़ा गया। अरबी को तुम जो हमारी अरबी भाषा है, मैं तुम्हें लास्ट में ना पूरा अच्छे से बताऊंगी, अभी तुम बस वीडियो थोड़ा सा देख लो बेटा, उसके बाद मैं हर एक पॉइंट को अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। 11वीं शताब्दी में अरबी इतिहास लेखन में एक और आयाम जोड़ा गया, वह यह था कि दरबार से जुड़े अधिकारी, यानी कि जो दरबार में रहने वाले, थोड़ी कल्पना करो, ठीक है, तो जो दरबार में रहने वाले अधिकारी हैं और जो विद्वान हैं ने अपने शासक और उनके संबंधी घटनाओं का इतिहास लिखना शुरू किया। इसने अरबी इतिहास लेखन के स्वर और रूप को काफ़ी बदल दिया। इसने शासक और अभिजात वर्ग के व्यक्तिगत पूर्वग्रह, ईर्ष्या, पसंद नापसंद के घटक को जोड़ा इतिहास लेखन का आम लोगों की बजाय, ठीक है, दरबार के ये राजनीतिक अभिजात पर केंद्रित हो गई, यानी कि अब आम लोगों की जगह पे हम सिर्फ दरबार के जो लोग थे उनके बारे में ही हम अध्ययन करने शुरू कर दिया। धीरे धीरे शाही संरक्षण, ठीक है, शाही संरक्षण के साथ अरबी इतिहास का झुकाव अधिक से अधिक वंशवाद इतिहास की तरफ हो गया। मैं सब कुछ बताऊंगी अभी, ठीक है, जिनमें अपने संरक्षण किस तरीके से लिखना है, ठीक है, जिसमें अपने संरक्षण की उपलब्धि की प्रशंसा की गई, जिससे एक और अलंकारी मार्गदर्शन हुआ, ठीक है। देखो जब अरबी के बारे में याद रखोगे तो, है ना, देखो ये अरबी के बारे में अल बेरूनी का नाम याद रखना जिसने इतिहास लिखा है, ठीक है। इसके बाद फ़ारसी आता है, ठीक है। अब भाई बहुत सारे बच्चे पूछेंगे मैम हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया। कोई बात नहीं बेटा, समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, नहीं आया तो नहीं आया, मैं समझाती हूँ अभी क्या मैंने पढ़ाया है, ठीक है। मैंने अभी तक तुम्हें बस अरबी के बारे में बताया है, ठीक है। मैंने बताया कि देखो जो अरबी भाषा है, अरबी अब पॉइंट आया, मानो तुम पेपर देने गए, पेपर में आया अरबी के बारे में बताओ या फिर अरबी की भाषा बताओ, तो तुम क्या लिखोगे? तुम लिखना कि जो अरबी भाषा है वो इस्लाम धर्म की भाषा है, ठीक है। अरबी भाषा इस्लाम धर्म की है। सबसे पहले इतिहास जो लिखना शुरू हुआ था, सबसे पहले वो अरबी में ही लिखना शुरू हुआ था। तो बेटा जब सबसे पहले, अब स्टार्टिंग में जब इतिहास लिखा गया, तो जब शुरुआत में इतिहास लिखा गया, ये मान लो इतिहास की किताब है, ये मान लो इतिहास की किताब है, शुरुआत में जब इतिहास लिखा गया था तो अरबी में हर एक चीज़, यानी कि मान लो मैं रह रही हूँ, दिल्ली में रहती हूँ मैं, और मैंने सबसे पहले एक किताब लिखी, इतिहास लिखा भी, तो मैंने लिखा कि दिल्ली के जो लोग हैं वो कैसे हैं, इनकी संस्कृति कैसी है, इनकी परंपराएं कैसी है, सेना कैसी है हमारे देश की, है ना। तो मैंने हर एक चीज़ के बारे में बताया, कि मैंने राजा के बारे में भी बताया, और एक आम लोग जो लोग होते हैं, हर एक चीज़, धर्म, समाज, जाति, परंपराएं, है ना, लोगों का पहनावा कैसा है, लोग किस तरीके से बातचीत करते हैं, समाज में व्यापार कैसा, सब कुछ मैंने बताया। लेकिन तो यही चीज़ अरबी में, शुरुआत में अरबी में होती थी, हर एक चीज़ लोग, राजा से लेकर लोगों तक सब कुछ बताई जाती थी, ठीक है। लेकिन जब 11वीं शताब्दी आती है तो अरबी में एक परिवर्तन आ जाता है। अब जो दरबार के, मान लो ये राजा है हमारा और ये राजा का दरबार है, तो राजा के जो दरबार के लोग थे ना, ये कोई एक व्यक्ति है, इसने इतिहास लिखना शुरू किया और ये केवल राजा के बारे में लिखता है। जैसे प्रशस्ति, तुमने इससे पहले की जो किताब पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर में, उसमें प्रशस्ति पढ़ी होगी या फिर बहुत सारी प्रशस्तियाँ देखी भी होगी। बेटा प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा करना, ठीक है।
कि हम तो प्रशस्ति लिखा, मान लो ये हमारा एक राजा है, तो मैंने लिखा कि मेरा जो राजा है उसकी पसंद ये है, उसकी नापसंद ये है, उसने इतने सारे युद्ध लड़े हैं। मतलब राजा के बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें लिख देना, सारी अच्छी चीज़ें लिख देना, और बस राजा के बारे में लिखना। अब पहले लोगों के बारे में भी होता था, लेकिन अब लोगों के बारे में नहीं, जो राजा का एक अधिकारी है, एक दरबार का व्यक्ति है, वही लिख रहा है, और वो राजा के बारे में ही लिखेगा, लोगों के बारे में नहीं। और उसमें तुम्हें किताब किसका नाम याद रखना है? अल बेरूनी। अल बेरूनी का नाम याद रख लेना है, ठीक है। इसके बाद तुम्हें एक और याद रखना है कि जो अरबी भाषा है, ठीक है, अरबी भाषा में जो पवित्र कुरान शरीफ है, पवित्र कुरान शरीफ है, इसको मौलिक रूप से इसको इकट्ठा किया गया, कलमबंद किया गया, और इसके जितने भी परंपराएं थी उनको आलोचनात्मक रूप से हमने उसकी छानबीन की, ताकि एक पवित्र सत्य तक पहुंचा जा सके, ताकि क्या पहुंचा जा सके? एक पवित्र सत्य तक पहुंचा जा सके। और यही जो हम पवित्र सत्य है, इसको इस नाक कहा, ठीक है। अब भाई अब कमेंट करके अभी फटाफट सारे बच्चे कमेंट करो और बताओ कि मैडम हमें अरबी नहीं समझ आए, ठीक है। अरबी मैंने पूरा बता दिया तुम्हें, 18वीं शताब्दी में परिवर्तन आया था, ठीक है। और अरबी के बारे में ज़्यादा मत लिखना, क्या ना, अरबी जो है वो अल बेरूनी नाम के व्यक्ति ने अरबी में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं फ़ारसी। बेटा 2 मिनट में मैं तुम्हारा फ़ारसी कंप्लीट करा दूँगी, क्योंकि ज़्यादा लेंथी वीडियो मुझे नहीं बनानी है, ठीक है। फ़ारसी इतिहास लेखन के इतिहास के दायरे को संकुचित कर दिया, और इसने उस युग के सामाजिक धार्मिक इतिहास की तुलना में राजनीतिक इतिहास और शासकों के कुलीनों के जीवन के इर्द गिर्द केंद्रित कर दिया। यानी कि जो अरबी किताब थी, अरबी में शुरुआत में लोग राजा के बारे में भी होता था और लोगों के बारे में भी, लेकिन 11वीं शताब्दी में एक परिवर्तन आया और अब से वो राजा के बारे में हुआ। तो ये इसकी एक बात है या फिर अच्छाई है। लेकिन जो हमारी फ़ारसी किताब है ना, फ़ारसी, इसमें शुरुआत से ही राजा के बारे में, इसमें कभी लोगों के बारे में बताया ही नहीं, ठीक है। इसमें शुरुआत में तो राजा लोग था, लेकिन इसमें तो सिर्फ राजा के बारे में बताया है, लोगों के बारे में तो कभी बात करी ही नहीं है। तो फ़ारसी इतिहास लेखन, ठीक है, इतना तो समझ आ ही गया होगा। तो फ़ारसी इतिहास वंशवादी इतिहास, जैसे मान लो मैंने गुप्त वंश के बारे में लिखा कि ठीक है, कि ये सारे चंद्रगुप्त था, है ना, समुद्रगुप्त था, तो राजाओं के बताया कि इसके बाद ये राजा बना और ये राजा तो और ज़्यादा महान था, है ना। राजा और अभिजात, ठीक है, वर्ग के इतिहास। फ्रांसीसी इतिहास ने अपनी रचना का महत्व बढ़ाने के लिए शासकों को अपनी रचना पसंद कर दिया, जैसे अपनी रचना बनाई। मान लो मेरे टाइम पे कोई राजा था और जिसके लिए मैंने बात करी उसका पूरा नाम दे दिया कि ये किताब का नाम मैंने ये रख दिया, ठीक है। जैसे देखो बेटा, ये वाला नाम इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मैं इसे ग्रीन कलर से हाईलाइट करूँगी, अंडरलाइन करूँगी। मिनाज ए सिराज, ठीक है, मिनाज ए सिराज जूझे जानी ने तबकाते नसीरी। और फिर एक ही नाम याद रख लो, क्योंकि मुझे पता है कैसे बताना है, मैं तुम्हें बता रही हूँ, क्योंकि बेटा एक लिमिटेड शीट मिलेगी तुम्हें, और तुम्हें वहाँ पे ना पूरा अपना किताब नहीं छाप के आनी है, पॉइंट में लिखोगे बेटा। जब लिखने जाओगे ना, पेपर देने जाओगे, तो इतना तुम्हारा दिमाग के अंदर ज्ञान होगा कि पेपर कम पड़ जाएगा, और बस एक ही शीट दी जाएगी, उसके बाद कोई शीट दी नहीं जाती है अभी, है ना। तो फिर मिनाज ए सिराज जूझे जानी का नाम तुम्हें याद रखना है। इन्होंने तबकात नसीरी लिखी है, मैं नाम भी याद कराऊंगी, वीडियो स्किप मत करते ना कि भाई नाम याद करने पड़ेंगे, नहीं, मैं कराऊंगी नाम याद। और जियाउद्दीन बर्नी ने तारिक फिरोज शाही लिखी है, ठीक है। अब मिनहाज सिराज, देखो सिराज सिर का राज, ठीक है, तो मिनहाज, इसे एम से याद रखो, मिनहाज सिराज तो सिर का राज, तो मिनहाज सिराज जूझजानी ने लिखी है तबकात नसीरी, तब मैं गई थी नर्सरी में, ठीक है। तो मिनहाज सिराज में क्या लिखोगे? तबकात नसीरी। बेटा 5-6 बार नाम याद पढ़ोगे, खुद याद हो जाएगा, थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है। मिनहाज सिराजी, मैंने क्या बताया बेटा, आपको बस एम से नाम याद रखना है, मिनहाज सिराज। और फिर मिनहाज सिराज जो जानी तुम लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जो NCERT की किताब है उसमें मिनहाज सिराज ही लिखा हुआ है, तो मिनहाज सिराज लिखना है। और तब मैं नर्सरी में थी, तब कहते नर्सरी। और फिर जियाउद्दीन बर्नी, जिया नाम याद है ना, तो जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा तारिक फिरोज रोज, ठीक है,
तो रोज फिरोज, तारिक, आज तारीख है फिरोज की, तो तारिक है फिरोज शाही, ठीक है। तो जियाउद्दीन बर्नी का नाम याद रखना है और मिन्हाज सिराज का नाम याद रखना है, ठीक है। हो गया होगा नाम याद। फिरोज शाह तुगलक लिखे। देखो फारसी इतिहास में शिक्षित, विद्वान, संत पर चर्चा का भाव है। मैंने बताया सिर्फ राजा के बारे में बताया गया है, बेशक कोई पढ़ा लिखा विद्वान हो, कोई भी हो, कुछ के बारे में भी नहीं लिखाया गया है, ठीक है। अब मिन्हाज सिराज, अच्छा बताओ मिन्हाज सिराज, तब मैं नर्सरी में थी तो मिन्हाज सिराज, ठीक है। नहीं चिश्ती, देखो बेटा चिश्ती सूफ़ी तो पता होगा, चिश्ती और सूफ़ी संतों का टाइम था यहाँ पे। तो जब मिन्हाज सिराज ने अपनी किताब लिखी थी, ठीक है, तो जब मिन्हाज सिराज ने अपनी किताब लिखी थी तब उसका टाइम था सूफ़ी संत वाला, ठीक है। चिश्ती सूफ़ी संत वाला टाइम था, चिश्ती वाला सूफ़ी वाला समय था इसका, लेकिन वे काफ़ी हद तक वर्ण से गायब है। यानी कि चिश्ती सूफ़ी इतना फेमस था, चिश्ती सूफ़ी हर इतिहास में लिखा हुआ है चिश्ती सूफ़ी के बारे में। हालांकि जो गुरु ग्रंथ साहब है उसमें भी लिखा हुआ है, थोड़ा बहुत बताया भी हुआ है, कबीर के दोहे भी है, ठीक है। लेकिन जो ये मिन्हाज सिराज ने किताब लिखी थी ना तबक़ात नसरी, उसमें चिश्ती सूफ़ी के बारे में बताया नहीं गया था। और बर्नी कौन है? जियाउद्दीन, जिया है, जिया, तो जियाउद्दीन बर्नी का इतिहास भी काफ़ी हद तक फ़ारसी इतिहास परंपरा में आता है, लेकिन उसके लेखन में एक सूक्ष्म बदलाव स्पष्ट है। वह विद्वान तथा सूफियों का उल्लेख करता है, यानी कि वो सूफियों के बारे में थोड़ा बहुत बता देता है। कौन? जियाउद्दीन बर्नी। मिन्हाज सिराज तो कुछ भी नहीं बताता, लेकिन जियाउद्दीन बर्नी तो कुछ बहुत बता देता है, हालांकि बहुत कम होता है। दरबार के चित्रण में वह संगीत, देखो दरबार के बारे में बताता है कि किस तरीके से दरबार था, किस तरीके से हम सारे लोग उत्साह आयोजित करते थे ना, इस प्रकार। हालांकि वह निचले वर्ग के जन्म लेने वाले से घृणा करता था, पर इस प्रक्रिया में उसके बारे में बताता है जो सर्वोच्च स्थान पे पहुँचे, ठीक है। तो देखो जो तुम्हें इधर दो नाम याद रखनी है, मैंने बताया था, एक तो मिन्हाज सिराज यानी कि एम ने क्या लिखी थी? तबक़ात नसीरी, ठीक है। इसके बाद तुम्हें याद रखना है, देखो मिन्हाज सिराज के टाइम पे सूफ़ी संत हुआ करते थे, लेकिन कुछ भी नहीं मिला है। लेकिन जो जियाउद्दीन बर्नी था उसके बारे में थोड़ा बहुत सूफ़ी संत के बारे में बताया गया। और ये निचले परिवार में जन्म लेते थे ना, उसे बहुत घृणा करता था। लेकिन जो एकदम डाउन टू अर्थ होते थे ना, एकदम ऊपर से नीचे आ गए है ना, ऐसे लोगों के बारे में भी इससे कुछ बहुत बताया है। बेटा अब कमेंट कर दो कि मैं ना बहुत अच्छे से समझा दिया तुमने। 10वीं शताब्दी तक अरबी इतिहास परंपरा प्रमुख। देखो 10वीं शताब्दी, 10 शताब्दी तक हम अरबी पढ़ते थे, होता है ना, पहले हमने हिंदी पढ़ी, अब भैया इंग्लिश का ट्रेंड चल रहा है, बहुत ज़्यादा लोग इंग्लिश, कुछ पता ना हो इंग्लिश के 2 शब्द मुझे पता चल गए हैं और मैं वही बोलूँगी, है ना। ऐसे कितने लोग हैं, कमेंट करना। 10वीं शताब्दी तक अरबी ऐतिहासिक परंपरा प्रमुख रही थी, ठीक है। लेकिन बाद में देखो, लेकिन धीरे धीरे इतिहास लेखन की अरबी परंपरा पर अधिपत्य, यानी कि पहले अरबी परंपरा ही होती थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, अरबी परंपरा पे फ़ारसी जो है उसने कब्ज़ा कर लिया। संचार के लिए, संचार होता है ना, बोलने के लिए, माध्यम के लिए सुल्तान कुलीन साहित्य की भाषा बन गई। भारत में फ़ारसी ऐतिहासिक परंपरा फ़ारसी में हावी हुई। चचनामा पढ़ा था ना, चचनामा जो मोहम्मद बिन कासिम भारत आया था, और ये अरबी में लिखी हुई है। चचनामा भी तुम ऐड कर सकते हो। अब भाई अब कोई भी मुझे ये मत कह देना कि भाई हमें जो फर्स्ट टॉपिक है, यानी कि जो अरबी और फ़ारसी वाला टॉपिक है वो समझ नहीं आया है। एक 1 शॉर्ट वीडियो भी लेकर आऊँगी, ठीक है। तो अरबी और फ़ारसी पता चल गया, चलो अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो बेटा इसके बाद अगर हम आते हैं तो हम देखते हैं राजनीतिक वेदांत दिल्ली सल्तनत, ठीक है। राजनीतिक वेदांत दिल्ली सल्तनत के बारे में अब हम बात करेंगे। देखो अगर हम बात करते हैं तो जो दिल्ली सल्तनत के बारे में सबसे पहले जो इतिहास लिखा है वो किस भाषा में लिखी है? ये फ़ारसी में, ठीक है, फ़ारसी में लिखी हुआ है, यानी कि अरबी वाली भाषा थी, एक फ़ारसी थी। तो जो दिल्ली सल्तनत के बारे में जितनी भी किताबें लिखी गई है वो फ़ारसी में लिखी हुई है। और एक नाम याद रख लेना, इसका नाम है हसन निजामी। ये किताब में भी लिख कर आना, हसन निजामी है, ताजुल मसीर लिखी है, ठीक है। हसन निजामी ने ताजुल मसीर किताब लिखी है। और ये, ठीक है, तो सबसे पहले किसने लिखी है? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के बारे में सबसे पहले किताब हसन निजामी में ताजुल मसीर लिखी है, और ये फ़ारसी में लिखी गई है, ठीक है।
ये पहला, देखो निजामी पहला आधिकारिक इतिहास था, यानी कि एक अधिकारी था, उसने ही इतिहास लिखा है, ठीक है। और इसने दिल्ली की सल्तनत की स्थापना के बारे में यहाँ से लेके इतना टाइम शामिल किया है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक तुम पढ़ सकते हो कि इतना, या फिर दिल्ली सल्तनत के बारे में बताया है इसने और हसन निजामी ने लिखी है, ठीक है। उसके बाद मिनहाज, मिनहाज को मैंने बताया था ना, मिनहाज सिराज क्या लिखी है, तबकात नसीरी। देखो मिनहाज अपने इतिहास आदम से शुरू कर पवित्र खलीफा तक लाता है, यानी कि ये अपना इतिहास जो शुरू करता है फ़ारसी वाला, उसमें ये आदम से शुरू करता है। कहाँ से शुरू करता है, आदम से शुरू करके खलीफा तक आता है कि इतने खलीफा रहे हैं। मुझे कमेंट में बताना कि टोटल कितने खलीफा रहे हैं, और बाद में जितने भी खलीफा रहे हैं उनके जितने भी प्रत्येक वंश उनके लिए एक अलग अध्ययन लिखना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये तुम्हें याद रखना है। मिनहाज सिराज में बस इतना सा याद रखना, जो मिनहाज सिराज है वो भी अपनी फ़ारसी जो लिखना शुरू करता है, ये आदम से लिखना शुरू करता है और खलीफा तक जाता है। खलीफा में जितने भी खलीफा हैं उनके बारे में, प्रत्येक के बारे में अलग से लिखता है। उसके बाद अमीर खुसरो का नाम याद रखना है। देखो अमीर खुसरो अमीर इंसान है, जो इंसान, ये एक कवि था, ठीक है, कवि इतिहासकार था। अब कवि है, अमीर है, तो ये क्या लिखेगा, तो इसने भवन के बारे में लिखा है कि भवन की संरचना कैसी है, दरबार का जीवन कैसा है ना, उत्साह समोहर कैसे होते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं इनके बारे में क्या करता है अमीर खुसरो, हमें जानकारी देता है। जितना मैं पढ़ा रही हूँ केवल उतना पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कितना कहाँ से पढ़ाना है, और मैं भाई इतने टाइम से पढ़ाती आ रही हूँ तो मुझे तो बहुत अच्छे से पता है ना। तो देखो इसके बाद हम देखते हैं शामस से, अरे तो देखो इसके बाद देखते हैं शामस सिराज अफ़ीफ़। तुम इसे अफ़ीफ़ का नाम भी दे सकते हो। देखो अगर हम देखें तो जो हसन निजामी था, जो सबसे पहला इंसान था हसन निजामी दिल्ली सल्तनत के बारे में बताता है, लेकिन जो अफ़ीफ़ होता है ये बताता है, अफ़ीफ़ का वेदांत इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखो इसने तारीख़ फ़िरोज़ शाही लिखी थी अफ़ीफ़ ने, और जो अफ़ीफ़ का वेदांत है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ये बताता है कि दिल्ली सल्तनत, जो दिल्ली सुल्तान है वो किस तरीके से तैमूर जो है उसके हाथों से हार जाते हैं। पराजय के कारण कि क्या क्या कारण है, दिल्ली सल्तनत के लोग किस तरीके से तैमूर के हाथों से हार जाते हैं, उसके क्या कारण है वो बताता है। इसके अलावा फ़िरोज़ शाह, अब तुम बोलोगे तारीफ़ करना है क्योंकि इसने किताबें फ़िरोज़ शाह तारीख़ फ़िरोज़ शाह लिखी है, तो ये बता रहे हैं दिल्ली सुल्तान के हाथ से कैसे हार जाते हैं, तो ये क्या कर रहा है, तारीफ़ कर रहा है। नहीं बेटा ये तारीफ़ नहीं कर रहा, तारीफ़ तो कर रहा है, राजा के बारे में बता रहा है। देखो प्रशासन की कार्यप्रणाली भी और भ्रष्टाचार भी बताता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जानकारी देता है कौन, अफ़ीफ़। अफ़ीफ़ जो है वो तारीख़ फ़िरोज़ शाही लिखता है। अफ़ीफ़ जो होता है अफ़ीफ़ जो होता है किताब तारीख़ फ़िरोज़ शाही लिखता है, ठीक है। और ये दिल्ली सल्तनत तैमूर के हाथों से कैसे हार जाते हैं वो बताता है। काम कैसे करा है, भ्रष्टाचार कैसे होता है, अफ़ीफ़ का वेतन फ़िरोज़ द्वारा निर्मित भवन कैसे हैं, बागान कैसे हैं, नहरों उपयोगी के बारे में भी जाता है। अफ़ीफ़ सुल्तान फ़िरोज़ की कुल मतलब जो राजस्व होता है उसके बारे में भी बताता है, और ये सबसे पहले हमें मिला, उसके बाद हमें नहीं मिला। तो भाई ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। तो चलो देख लेते हैं जियाउद्दीन बर्नी के बारे में। देखो जियाउद्दीन बर्नी एक सफल लेखक थे, उनकी रचना की गहन विद्वानता दर्शाती है, यानी कि जियाउद्दीन सबसे ज़्यादा अच्छे लेखक थे। उनकी जो लिखी हुई चीज़ है वो बताते हैं कि कितना इन्होंने अच्छा लिखा है। इन्होंने भी तारीख़ फ़िरोज़ शाही नाम की किताब लिखी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो क्या है, बर्नी का बाज़ार मूल्य यानी कि जो बर्नी है इन्होंने बाज़ार के बारे में बताया था। अलाउद्दीन खिलजी था ना, कि बाज़ार पे किस तरीके से कंट्रोल है। मैं जो बोल रही हूँ ना बस इतना देखना कि जो जियाउद्दीन है ये बताते हैं कि जो बाज़ार होते हैं बाज़ारों पे किस तरीके से कंट्रोल कर रखा है अलाउद्दीन ने, ठीक है। अलाउद्दीन का जो नियंत्रण है उसको बताते हैं। और ये अलाउद्दीन ने जितनी भी चीज़ें बनाई हुई हैं, गतिविधियाँ जो होती हैं उनके बारे में बताते हैं। देखो तुम्हें भी आश्चर्य होगा, सीढ़ी की दीवारों और उस पर किलेबंदी कर रखी है, जामा मस्जिद सबको पता है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। बर्नी अलाउद्दीन द्वारा सज़ा, यानी कि जो, लेकिन ये चीज़ बताता है कि जो अलाउद्दीन जिस तरीके से लोगों को सज़ा देता है ना, उसके तरीके से थोड़ी वो नापसंदी करती है। अलाउद्दीन जो लोगों को सज़ा देता है उसके प्रति नापसंद करते हैं, और ये शरिया के हिसाब से सज़ा देता है। शरिया के प्रति उपेक्षा दिखाने के लिए अपनी स्पष्ट पसंदी दिखाता है। हालांकि वह सामान्य अलाउद्दीन के तहत लेकिन बताता है कि किस तरीके से अलाउद्दीन के टाइम पे शासन जो है वो बड़ा था, ठीक है।
विशेष रूप से दिल्ली के बाज़ार कैसे थे, कारीगर कैसे थे, वो सारी चीज़ें बताता है। अब ये इम्पोर्टेंट है। बर्नी जो है इसका एक अफ़गानपुरा की प्रत्येक त्रासदी है वो बताता है। अफ़गानपुरा का एक शासक होता है, वो कहता है कि जो मोहम्मद तुगलक है, अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद तुगलक, तो जो मोहम्मद तुगलक है वो कहता है, एक अफ़गानपुरा का शासक होता है, वो कहता है कि जो मोहम्मद तुगलक है उसने उसके पिता को मारा है, ठीक है, पिता को मारा है। और ये बोलता है और उसने एक साजिश रची थी। लेकिन जो जियाउद्दीन बर्नी होता है ये कहता है नहीं, मैं जो मोहम्मद तुगलक को वो 17 साल से मैं जानता हूँ। ये जो उसके पिता की मृत्यु हुई है ये अचानक हुई थी, ज़रूरी नहीं है कि किसी ने मारा है। मैंने 17 साल उसके यहाँ पे काम किया है, उसने नहीं मारा, वो बल्कि एक पवित्र शासक है। उसकी प्रशंसा करता है, कहता है पवित्र शासक है, एक शहीद है, लैंगिक कैसी है, शक्ति वाला है, आध्यात्मिक इंसान है वो बहुत। बेटा मुझे पता चला कि माइक ऑफ था और मैंने इतना सारा पढ़ा भी दिया, ठीक है। तो मैं बेसिकली यहीं पे थी। तो देखो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि कहाँ तक मोहम्मद तुगलक के बारे में हमने देखा था, क्योंकि माइक में आवाज़ भी नहीं आ रही थी, ठीक है। आवाज़ आ रही होगी अब अच्छे से। चलो देखो बेटा, मैंने जो इधर पढ़ाया वो ये पढ़ाया था कि जो मोहम्मद तुगलक था, ठीक है, जो जियाउद्दीन बर्नी जो है वो मोहम्मद तुगलक के बारे में लिखता है कि मोहम्मद तुगलक एक अच्छा सेना नेतृत्व है, शिक्षा है, उदार व्यक्ति है, ऐसा इंसान है जो पास टाइम की, मतलब उसने बोला था ना अफ़गानपुर की त्रासदी पे कि उसके पिता की मृत्यु मोहम्मद तुगलक ने करी। ये कहते हैं नहीं, वो बहुत अच्छा इंसान है, उसकी प्रगति के बारे में बताते हैं, उसकी प्रशंसा करता है कि उसका सेना नेतृत्व, शिक्षा, उदारवादी है, ठीक है, दर्शनवादी है, अभिरुचि वाला इंसान है। इसके अलावा देखो धार्मिक मानसिकता वाला है, रूढ़ी मुसलमान है, सेहत करने की हत्या से, अगर वो सेहत की हत्या करना हो तब भी नहीं खटखटाता, पास टाइम की नमाज भी पढ़ता है, धार्मिक मुसलमान है, ठीक है। तो जो उस मोहम्मद तुगलक ने जितनी नीतियाँ बनाई वो विफल इसलिए हो गई क्योंकि ठीक है, विफल इसलिए हो गई क्योंकि यूँ नहीं है कि वो धर्म के प्रति बहुत कठोर था, धर्म के बारे में सोचता था, बल्कि वो इसलिए हुई है, इस्लाम में विश्वास की कमी नहीं है, बस ये इसलिए हुई है कि लोगों ने उसकी प्रगतिशील नीति को सहयोग ही नहीं दिया, ठीक है। देखो ये आपको बताया गया है उच्च कार्यकालियों में निम्न जन्मे लोगों के बारे में हमें बताया ना कि उनसे घृणा करता था। बेटा देखो मैंने तुम्हें अच्छे से डिफ़ाइन करा है ये हर एक चीज़ को, और मैं जो पार्ट 2 भी लेके आऊँगी उसमें और अच्छे से डिफ़ाइन करूँगी। जहाँ मुझे लग रहा है मिस्टेक है मेरी, मैंने सही नहीं पढ़ाया, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद।